हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी का हिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसमें टॉपिक है कैसे पता लगाएं, यानी कि हम ये कैसे पता लगाएं कि कल क्या हुआ था। आप खुद सोचो कि कल क्या हुआ था, ये जानने के लिए तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग रेडियो भी सुन सकते हैं, किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, ठीक है, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन पिछले साल क्या हुआ था, ठीक है, यानी कि बहुत पहले क्या हुआ था, इसका हम पता कैसे लगाएं, यह कैसे जाना जा सकता है, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। आप खुद सोचिए कि हम अतीत के बारे में हमें क्या क्या जानना है और हम क्या क्या जान सकते हैं। ठीक है। हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। यानी कि अतीत के बारे में हम वो सारी चीज़ें जान सकते हैं जो आज हम जानना चाहते हैं। देखिए, इसमें एक मैप दे रखा है। ठीक है। इस मैप में सबसे पहले हमें बोला नर्मदा नदी। ठीक है। देखिए, ये रही नर्मदा नदी। ठीक है। ये नर्मदा नदी के बारे में देखिए कि नर्मदा नदी क्या है। तो यानी कि नर्मदा नदी के बारे में यहाँ की कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यह रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। यानी कि जो लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे उनमें से जो कुछ लोग थे वो कुशल संग्राहक थे। ठीक है। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट, ठीक है, शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान देखिए, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। ठीक है। यानी कि ये किरथर है और ये सुलेमान की ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। यहाँ मतलब ये जो किरथर और सुलेमान ये ऐसी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, देखो ये रहा उत्तर पूर्व में गारो, ठीक है, और मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है। ये विंध्य पहाड़ियाँ, ये गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ियाँ, ये ऐसी जगह है जहाँ पे कृषि का विकास हुआ और यहाँ पे सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो थी आपकी चावल। ठीक है। देखिए, अब ये है मानचित्र पर सिंधु। और देखिए ये मानचित्र है, इस पे ये हमारी सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये सारी की सारी हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। और सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ठीक है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार। देखिए यहाँ पे देखिए सोन, देखिए सोन नदी, ठीक है, और ये गंगा नदी। ठीक है। इसमें का जो आसपास का क्षेत्र है ये मगध था। ठीक है। आज जिसे हम बिहार कहते हैं, प्राचीन काल में उसको ही मगध के नाम से जाना जाता था। और जो मगध के जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। कैसे राज्यों की स्थापना, यानी कि जो राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण जो यात्रा थी वो जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। देखिए, ये बात तो आज भी है कि लोग बाग हम अगर हमें भी कहीं जाना तो या तो हम किसी अपने
जॉब के चक्कर में या काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, या नेचुरल डिजास्टर जब आती है, यानी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी जो लोग बाग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। जो जहाज़ हैं, ठीक है, जो हमारे पानी के जहाज़ हैं, आज भी वो यही काम करते हैं कि जो जो महंगी वस्तुएं हैं, जो मूल्यवान वस्तुएं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर वो जाते हैं। और जो धार्मिक गुरु होते थे, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था, ठीक है। यानी कि यात्राओं से मेन लाभ ये होता था कि लोगों को एक दूसरे के जो विचार हैं उनको जानने का उनको मौका मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अगर आज हम नॉर्मली बात करें तो लोग बाग आजकल जो यात्रा करते हैं ना, ज़्यादातर मनोरंजन के लिए करते हैं, या हो सकता है लोग बाग अपने काम करने के लिए भी या बिजनेस के लिए भी जो है लोग यात्राएं करते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देखिए, देश का नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए, जो इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी और यूनानी थे, उन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदौस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी कि भरत नाम का प्रयोग जो लोग उत्तर पश्चिम की दिशा में रहते थे ना, उत्तर पश्चिम की दिशा में रहने वाले जो लोगों का जो एक समूह था, उसके लिए भरत नाम का प्रयोग किया गया है। और देखिए, इस भरत शब्द का तो उल्लेख जो हमारी सबसे पुरानी कृति है ऋग्वेद, ठीक है, जो सबसे पुराना जो हमारा वेद है ऋग्वेद, उसमें भी मिलता है। ऋग्वेद की रचना हुई थी 3500 वर्ष पूर्व। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। यानी कि जो किताबें हाथ से लिखी होती थी उनको हम क्या बोलते थे? पांडुलिपि, ठीक है। और पांडुलिपि को अंग्रेजी में बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। और जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है, ये लैटिन शब्द मैन्यू, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इतने वर्षों से इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। यानी कि हमें पांडुलिपियाँ कहाँ से मिलती हैं? पांडुलिपियाँ में मिलती हैं मंदिर और विहारों से। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। अभी यानी कि हम अभिलेख किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे लेख अथवा पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर उत्कीर्णों पर किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। यानी कि जो राजा लोग होते थे वो अपने संदेशों को एक पत्थर पर वो लिखवाते थे। क्यों लिखवाते थे? ताकि लोग उनको देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक
लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है, देखिए ये एक अभिलेख है और ये जो अभिलेख है ये 2250 वर्ष पुराना है और ये कहाँ से मिला है? ये वर्तमान में जो अफ़गानिस्तान है, ठीक है, अफ़गानिस्तान के कंधार से मिला है और इस पर अशोक नाम का एक शासक था, उसके आदेशों को इस पर लिखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। कि पुरातत्वविद कौन होता है? जो व्यक्ति अतीत में बनाई गई वस्तुओं और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का जो अध्ययन करता है उसको हम बोलते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि इतिहासकार किन्हें कहते हैं, तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। देखिए, ये जो किताब है, इस किताब का नाम ही है हमारे अतीत। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारा अतीत है इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। अब आप सोचेंगे कि बहुवचन के रूप में क्यों प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत का अलग अलग मायने थे। यानी कि जो लोग होते थे, हर एक व्यक्ति के लिए, हर समूह के लोगों के लिए अतीत का मतलब अलग अलग होता था। इसलिए इसमें अतीत शब्द का जो प्रयोग है वो बहुवचन के रूप में किया गया है। ठीक है, उदाहरणों के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर तुमसे कोई तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखिए, यहाँ पर दे रखा है इतिहास और तिथियाँ। देखिए, अंग्रेजी में BC, हिंदी में इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। और कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, ठीक है, हिंदी में लिखा होता है और यह होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BC का प्रयोग होता है। CE का
अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के जो अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। ठीक है। हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।